तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने एक बार फिर से कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। जून के दौरान संगठन ने अपने रोजाना उत्पादन में 1,88,000 बैरल तेल रोजाना निकालने की बात कही है। इसकी बढ़ोतरी की बात कही है। ओपेक प्लस से यूएई के बाहर होने के बाद संगठन तेल उत्पादन में बढ़ोतरी के फैसले पर बरकरार रहा है। सर, उत्पादन में बढ़ोतरी से क्या संकेत मिलते हैं? ओपेक की तरफ से एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक बढ़ोतरी थी, ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी आउटपुट में नहीं हुई है। दरअसल ये दिखाने की कोशिश थी कि यूएई के जाने के बाद भी पूरा ओपेक एकजुट है और इसलिए मिनिमम फिजिकल सप्लाई को बढ़ाने की बात की गई, संकेत के तौर पर, होर्मुज के क्लोजर के तौर पर। हालांकि इस यूनिटी के बाद भी सबको पता है कि इस बढ़ोतरी में जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वो अपने उत्पादन में बड़ी बढ़ोतरी नहीं कर सकते। पूरा एक महीना निकल गया, कुवैत और इराक के लिए तेल का उत्पादन नहीं जा पा रहा है। दूसरा ये कि इसका कोई बड़ा असर हमें ऑयल प्राइसेस पर नहीं दिखा। तो सऊदी अरब की अगुवाई में ओपेक ने सिर्फ इस बढ़ोतरी के जरिए ये इशारा करने की कोशिश की कि अगर यूएई गया तो गया, लेकिन ये संगठन, ये कार्टेल पूरी तरह मजबूत है और एकजुट होकर फैसला ले रहा है। एक और सवाल सर जो है वो ओपेक की उत्पादन बढ़ोतरी के बाद यूएई का क्या कदम होगा, वो आगे कैसे अपनी रणनीति बना सकता है? यूएई के कदम का अब इंतजार है। पिछले 24-48 घंटे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन यूएई के निकलने की वजह सबसे बड़ी कोटा और कैपेसिटी का मिसमैच था, क्योंकि यूएई के पास बड़ी कैपेसिटी है और उसे उत्पादन बढ़ाने की छूट ओपेक समूह की तरफ से नहीं मिल रही थी, जिसका वो सदस्य था। और उसकी जो क्षमता है करीब 4.8 मिलियन बैरल पर डे के आसपास, इससे 30% नीचे काम कर रही थी यूएई की ऑयल इंडस्ट्री। तो अब यहां से माना जा रहा है कि 2027 तक की तरफ बढ़ते हुए 5 मिलियन बैरल पर डे की कैपेसिटी का उत्पादन यूएई बढ़ाने की योजना बना सकता है और जो उसकी नेशनल कंपनियां हैं जो उनके जरिए उसे बेचा जाएगा। ये देखना होगा कि घोषणा कब आती है 5 मिलियन बैरल पर की कैपेसिटी बढ़ाने की, और उसके बाद उत्पादन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिलहाल चूंकि अभी होर्मुज का रास्ता खुला नहीं है, ग्लोबल सप्लाई लाइंस बंद हैं, इसलिए अगर उत्पादन में कोई फेरबदल होता भी है, यानी अगर अपने उत्पादन में कोई कमी भी करता है यूएई, तो उसका फायदा तत्काल मिलना संभव नहीं होगा। दूसरी चीज है कि अब यहाँ यूएई वर्सेस ओपेक भी दिख रहा है। अगर यूएई अपना उत्पादन घटाता है और ओपेक अपने उत्पादन में बढ़ोतरी जारी रखता है, तो जो एडवांटेज, जो फायदा अमीरात लेना चाहता था इससे अलग निकलकर, वो उसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जिट तो हो गया, बंटवारा तो हो गया, अलग तो हो गए, लेकिन उसका लाभ यूएई की अर्थव्यवस्था को तात्कालिक तौर पर कैसे मिलेगा, तेल के संदर्भ में ये देखना अभी बाकी है। हाँ, जो कूटनीतिक विवाद हैं सऊदी अरब और यूएई के, जिसका एक अपना पूरा इतिहास है, करीब 60, 70, 80 साल का पुराना इतिहास है, जब ब्रिटिशर्स मिडिल ईस्ट को छोड़कर गए थे, वो क्या रूप लेता है, क्या मोड़ लेता है इस जंग के बाद, और जीसीसी में इन दोनों देशों की भूमिकाएं क्या रहती, इस पर सबकी निगाहें हैं और उसको लेकर काफी उत्सुकता भी है। चीन ने कहा है कि वह अमेरिका के उन प्रतिबंधों को नहीं मानेगा जिसके तहत अमेरिका ने उसकी रिफाइनरियों पर ईरान से तेल खरीदने के लिए रोक लगा दी है। चीन ने कहा है कि वह अमेरिका के इन प्रतिबंधों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानता है और इनको मान्यता नहीं देता है। चीन ने यह भी कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। सर, क्या मायने हैं चीन के इस फैसले के और क्या असर होगा इसका? बेहद महत्वपूर्ण घोषणा है चीन की इस दौरान। दो महत्वपूर्ण संदर्भों में समझिए। एक तो ये कि ये जो फैसला किया गया चीन की तरफ से रिफाइनरीज को सैंक्शन ना मानने का आदेश देने का, ये मुख्य रूप से ईरान के तेल को लेकर है। दूसरी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच इस महीने के मध्य में कभी बातचीत हो सकती, 14-15 मई के आसपास बातचीत हो सकती है। उस बातचीत के पहले चीन ने सैंक्शंस को लेकर अपने रुख को इतने खुलकर स्पष्ट जाहिर किया है। रूस के साथ भी सैंक्शंस थे, पर चीन ने इस तरह खुलकर नहीं कहा था। तेल छुपे तौर पर खरीदा जा रहा था। लेकिन ईरान के तेल को लेकर चीन ने यह कहा है कि उसकी जो रिफाइनरीज हैं उन्हें वो सैंक्शंस मानने की जरूरत नहीं है। जो 5 रिफाइनरीज जो ये सैंक्शंस नहीं मानेंगी, उसमें हेंगेली की डेलियान रिफाइनरी है, शानडांग जिनचेंग की रिफाइनरी है, हेबेई शिनजियांग की है, और शाओडांग और शानडांग की है। इनको टी पॉट रिफाइनरीज कहते हैं। मेनली चीन की अपनी भाषा में इनको टी पॉट इसलिए कहते हैं कि प्राइवेट रिफाइनरीज हैं और ये काफी फ्लेक्सिबल ऑपरेटिंग कैपेसिटीज पे चलती हैं। इन रिफाइनरीज को दिक्कत हो रही है क्योंकि ये ईरान के तेल को रिफाइन करती थी और ग्लोबल मार्केट में निर्यात करती थी। इनके मार्जिन टूटे हुए हैं।
यहाँ सैंक्शंस इसलिए लगाए गए कि ईरान पर लंबे समय से सैंक्शंस थे और अब फिर वापस वो सैंक्शंस बीच में थोड़ा रिलैक्स किया था युद्ध के बीच में बाजार में तेल की कीमत कम करने के लिए, लेकिन अमेरिका ने फिर सख्ती कर दी है। तो चीन ने ये पूरा इशारा ये कहा है कि यूनिलेटरल सैंक्शंस हैं। एक तरफ तो वो ईरान की अर्थव्यवस्था को अपनी मदद जारी रखना चाहता है, क्योंकि अगर ये टीपॉट रिफाइनरीज ईरान का तेल इस्तेमाल करती रहेंगी तो ये मान के चलिए कि होर्मुज का ब्लॉकेड एक तरफ है, पर ईरान का तेल लगातार बहते हुए चीन की रिफाइनरी तक आता रहेगा। और दूसरी चीज यह है कि अमेरिका को आने वाले राष्ट्रपति की यात्रा को यात्रा से पहले चीन ने अपनी एक मजबूत क्षेत्रीय ताकत के तौर पर इशारा भी किया है कि चीन सैंक्शंस की सारी शर्तों को नहीं मानता है। अमेरिका की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या कोई सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अभी सेकेंडरी सैंक्शंस लगाना, जैसा कि उन्होंने रूस के मामले में दुनिया के देशों पर किया था कि वो बातचीत से पहले। और यहाँ से फिर ईरान और चीन का जो एनर्जी नेक्सस है वो और मजबूत होता दिखता है। अगर अमेरिका इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो दुनिया के बाकी देश भी फिर सैंक्शंस को मानने से मना करेंगे, ऐसा लग रहा है।